हेलो बच्चों। तो यस FSTS 04 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे हम लोग आ गए। आज बेटा 16 तारीख को, हाँ संडे को, आपका हर संडे को फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। सभी लोग दीजिए और सभी लोग पढ़ते रहिए बेटा। हाँ 8 जुलाई को ही कंफर्म होगा कि क्या होगा, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी पढ़ते रहे इस समय। हाँ मामा के यहाँ, नाना के यहाँ और मौसी के यहाँ थोड़ा घूमना कम करके पढ़ाई पे ध्यान दें इस समय। हाँ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। रीनीट हो गया तो भैया कभी कभार क्या होता, सिलेक्शन उलटफेर हो जाता है। जैसे मुझे 2016 में याद है कि उस समय फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था। जितने लोग फर्स्ट में अच्छा नंबर पा रहे थे, सेकंड में सब उलट गए, एक दो लोगों को छोड़कर सब उलट गए। क्योंकि सब ठीक है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी मांगती है, पढ़ाई नॉलेज नहीं मांगती है, ज्ञान नहीं मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। तो इसीलिए जो भी लोग हैं पढ़ते रहें भैया। और ये फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए बहुत ही काम करेगा। जिनका सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, अगर रीनीट नहीं हुआ तो निकल गए भैया, और जिनका नहीं हुआ उनको क्या है अगले साल के लिए वरदान साबित होगी। और अगर इसी साल रीनीट हो गया तो भैया तो भी काम करेगा। तो इसलिए घर पे जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो लोग स्टेथोस्कोप लटकाए हैं भैया, जो लोग अप्रन पहने हैं, ये ध्यान दें, पढ़ते रहें। जब तक क्या है एकदम कंफर्मेशन नहीं हो कि इस साल नहीं होगा नीट, ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जब तक कोर्ट फाइनल रिजल्ट न दे दे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी अगर हो गया तो पढ़ाई आपका काम कर जाएगी। नहीं तो बेटा मैंने जब जब हुआ है ऐसा मैंने देखा कि हमेशा सिलेक्शन उलटफेर हो गया है। और कहीं इतिहास में भी ले लीजिए, ऐसे युद्ध बहुत हुए हैं कि जहां सैनिक अगर शिथिल पड़ गए हैं तो हार रिवर्स हो गई है। क्रिकेट ले लीजिए, जहां पे खिलाड़ी क्या शिथिल पड़ गए हैं वहां पे क्या रिजल्ट रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। चलिए भैया पहला क्वेश्चन है, डिस्कस कर लिया जाए कि क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। हाँ क्या है, कैसे है, कौन सी चीज है कि क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कैसे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, वह एक्सेलरेट कर रहा है सेम पोटेंशियल से। ठीक है, फिर उसमें द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको क्या फाइंड करना है, उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। 1 मिनट बस सब बताते हैं। FSTS कहाँ गया भैया, FSTS हाँ ये कौन सा है, वो नीला। चलिए भाई देखिए, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब आपको देखना है पोटेंशियल के टर्म में वेवलेंथ कितनी होती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m QV होता है। एच अपॉन रूट में 2m QV होता है, ध्यान देना, एच अपॉन रूट QV। तो इसका मतलब लैम्डा जो है चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा कि नहीं, तो अब प्रोटॉन के लिए क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m QV। अब देखो अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। और चार्ज कितना होता है, 2 गुना होता है। चार्ज कितना होता है, हाँ 2 गुना होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 2 यानी लैम्डा प्रोटॉन अपॉन, देख लीजिए लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, ऊपर √8 आएगा। रूट का मतलब 2√2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से कि फार्मूले को, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ इज v if the body is projected at an angle of 30 degree with the horizontal the escape velocity। तो आपको पता होगा कि जो escape velocity होता है वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, v ही रहेगा। फिर देखिए व्हेन द फोर्स अप्लाइड, अब ये फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा कि जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है वह कितनी होती है, हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्या होती है, स्क्वायर होती है। ये तो पता ही होगा सबको। अब आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन एंड क्लोज पाइप हैव सेम लेंथ, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर nth ओवरटोन। देखिएगा ओवरटोन का रेशियो निकालना है बेटा।
हाँ, तो nth ओवरटोन का रेशियो निकालना है, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो अब इसमें देखिए, अगर ओवरटोन के केस में करना है तो ओपन पाइप के केस में n1 इक्वल टू क्या होता है, n+1 v अपॉन 2l। n की वैल्यू आप रखते जा सकते हैं 1 2 3, जो 0 से आप रखते जा सकते हैं, तो v/2l हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2v/2l हो जाएगा, 3v/2l हो जाएगा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जाइए। और ओपन ऑर्गन पाइप में ध्यान दीजिए, ओपन ऑर्गन पाइप में नीचे 4l होता है, तो यहां क्या हो जाता है 2n+1 v/ कितना होता है 4l। अब देखिए सॉरी, क्लोज पाइप में क्या बनता है v/4l, 3v/4l, 5v/4l बनता है। तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो v/4l, 1 रखेंगे तो 3v/4l, ऐसे करते जाएंगे। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कौन सा बी वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए 4 के बाद 5 चलते हैं भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मास सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 सक्सेसिव ऑर्डर, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द टू केस आर T1 एंड T2। मतलब जो टाइम पीरियड T1 and T2 है, if the same mass suspended by connecting two spring in parallel, then the time period of oscillation is T, the correct relation is time period of oscillation is T, correct relation is। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले ये दोनों स्प्रिंग का अलग अलग इंडिविजुअल टाइम पीरियड देख लीजिए। तो देखिए इसका क्या होगा, T1 इक्वल टू 2 पाई √m बाई कितना हो जाएगा K1, या K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइएगा 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 का स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी, हाँ K2 भी देख लीजिए, ये K2 जो है K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 4 पाई स्क्वायर m अपॉन कितना हो जाएगा T2 स्क्वायर। अब देखो दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल में हैं और सेम मास से लटके हुए हैं, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल में हैं और सेम मास से लटके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका नेट K क्या हो जाएगा, पैरेलल में K इक्वल टू K1 प्लस कितना होता है K2 होता है। सीरीज में 1/Ks इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है, और पैरेलल में ठीक है K इक्वल टू K1 प्लस कितना होता है K2 होता है। अब देखिए K इक्वल टू K1 प्लस K2 यानी K क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर m अपॉन TP का स्क्वायर, ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, या 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 का स्क्वायर, या 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 का स्क्वायर। ये देखिए कट्टम कुट्टम कट्टम, या TP पावर -2, T1 पावर -2, या T2 पावर -2। अब ये कौन सा ऑप्शन है भैया, बी वाला है। कौन सा है, बी वाला, तो बी वाला सही है यहाँ। 5 के बाद 6 चलते हैं, देखिए क्या करा है, करा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। तो ये बताइए टोटल एनर्जी पहले कितना होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्यों ऑसिलेशन में ही होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ये ध्यान दीजिएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या कह रहा है, a/2 कह रहा है, तो y की वैल्यू अगर a/2 कह रहा है तो क्या हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। और ये देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको टोटल एनर्जी कहेंगे। तो यह एनर्जी E बाई कितनी हो जाएगी 4, यानी B। कौन सा सही होगा, B सही होगा। 6 के बाद 7 पे चलते हैं, ठीक है क्या करा है, द पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गेन्स 15 सेकेंड पर डे, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब 86,400, मतलब डेल्टा टी जो आ रहा है वह कितना आ रहा है 15 सेकेंड आ रहा है, और टी जो आ रहा है 24 घंटा, या इसी को हम लोग कहते हैं 86,400 सेकेंड कहते हैं। इफ कूल्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां से कहां तक, कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखो ये गड़बड़ हो गया क्या, इफ कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है 1 मिनट देख लेते हैं कहां से कहां तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लग रहा है कुछ मिसिंग है, 1 मिनट देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाँ 20 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कूल्ड 20 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए 20 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, तो अब इसके लिए आप फार्मूला को पता ही होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये आपको पता ही है, ठीक है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
ठीक, पेंडुलम के केस में डेल्टा टी कितना है 15 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 86,400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हाफ, अल्फा निकालना है डेल्टा थीटा कितना हो गया 20, यहां से सॉल्व कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। 7 के बाद 8 में चलते हैं। कर 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया अपॉन इक्वल टू 3, मिक्स विद द डायटॉमिक, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 5, द वैल्यू ऑफ गामा मिक्सचर। तो अब कई फार्मूले हैं इसके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो सबसे पहले सीवी मिक्सचर निकाल लीजिए। ये बताइए सीवी मिक्सचर क्या होगा, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2, μ1 कितना है 1 है, 3/2 R हो गया 1 हो गया, 5/2 R हो गया अपॉन 2 हो गया, इसका मतलब 5 3 8, 8/4 का मतलब 2R हो गया सीवी मिक्सचर। अब सीवी मिक्सचर जब निकल गया तो सीपी मिक्सचर निकाल लीजिए। सीपी मिक्सचर मेरे फार्मूले से R प्लस सीवी मिक्सचर या 2 कितना हो जाएगा 3R, और गामा आप जानते हैं क्या होता है सीपी मिक्सचर अपॉन, देखिए गामा मिक्सचर क्या होता है सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर होता है। तो ये हो गया 3R, ये हो गया 2R, यानी आ कितना गया 1.5, यानी कौन सा सही है बी वाला सही है। ठीक है, तो 8 का बी हो गया। फिर चलते हैं 9 की तरफ। 9 क्या करा भैया, 9 करा है सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस shown in the figure with a translation velocity v meter per second. If the sphere climbs up to height h, then value of v should be, यानी v की वैल्यू। तो इसका मतलब देखो ये रोल कर रहा है, यानी जो रोलिंग एनर्जी होगी वह h हाइट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है। मतलब रोलिंग एनर्जी किसमें बदल रही है h हाइट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो रोलिंग एनर्जी कितनी है, ये देखो रोलिंग एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल देन एम जी एच हो जाएगा। ग्रेटर देन कितना हो जाएगा इक्वल देन एम जी एच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब एम से एम कट गया, गोले की बात कर रहा है तो इसका मतलब वी स्क्वायर और 1 प्लस गोला कितना होगा 2/5 ग्रेटर देन इक्वल देन जी एच, या वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 7/10 जी एच, या वी ग्रेटर देन इक्वल देन अंडर रूट 10 जी एच बाई कितना 7। कौन सा सही है ए वाला सही है, 9 का ए। ठीक है, फिर चलते हैं 10 में। 10 क्या करा भैया, 10 करा इन सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट। ठीक है भाई, सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये देखिए ये इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, और ये क्या हो गया भैया हाँ वोल्टेज हो गया। इन सबके क्रॉस 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ठीक है भैया, तो पहले केस में क्या बनेगा अंडर रूट क्या बनता है, ये देखिए सीरीज है तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसमें कोई करंट चार्ज कुछ नहीं जा रहा है। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब वी इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए अंडर रूट, अब केवल क्या रहेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर रहेगा, या वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर कितना है 10 का स्क्वायर, ये देखिए 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हाँ 2 हो जाएगा, तो वी इक्वल टू 10√2 हो गया। कितना हो गया 10√2 है, कोई 10√2 हाँ बी है 10√2, कितना है बी है, तो बी जो है वह 10√2 हो गया। 10 के बाद 11 चलते हैं। डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर has a constant voltage drop of 0.5 volt at all current and maximum power rating 100 milliwatt। मतलब इसमें 100 into 10⁻³ वाट इसका पावर भी है। ठीक है, अब कहा जा रहा कि R कनेक्ट है तो R की वैल्यू क्या होगी, तो ये बताओ 1.5 वोल्ट अगर इसके क्रॉस है, ये 0.5 वोल्ट लिया तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा, ये बताओ 1 वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा हाँ 1 वोल्ट होगा, यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई V/R, या I इक्वल टू V कितना है ये बताओ 0.5, R कितना है 100 सॉरी ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, एक मिनट, सबसे पहले आप निकाल लीजिए पावर P इक्वल टू VI है, मतलब इस पे पावर दिया है ना, पावर है ना रेटिंग,
और ये वोल्टेज दिया है, तो आप करंट निकाल लें। क्या निकाल लें? करंट। तो बताइए करंट क्या हो जाएगा? आवर इक्वल टू P बाई V, या P कितना है 100 इंटू 10⁻³ वोल्टेज कितना है 0.5। अब ये बताइए इसके क्रॉस 1 वोल्ट आ गया, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा, पक्का? जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा, तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या होता है ये बताइए? IR होता है। V है कितना 1, I कितना होता है? I देखिए 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5 R। R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R की वैल्यू 5 ओम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाँ 5 ओम हो जाएगी R की वैल्यू, ठीक है ना। फिर चलते हैं 12 क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा है, हो सकता है आ जाए। A body at rest break up into 3 parts, मतलब बॉडी एट रेस्ट है, break up into 3 parts, 3 पार्ट में टूट रहा है। कितने पार्ट में टूट रहा है? 3 पार्ट में। 2 parts having equal mass flying off perpendicularly after explosion, each with a velocity of 12 meter per second. Then the velocity of third part, which has 3 times the mass of each of the other 2 parts. तो ये देखिए ये जो है ये यम मास का जो है वह 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये भी यम मास का कितने से चल रहा है? हाँ 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब तीसरे का जो मास है वह 3m है, वह कितने से चलेगा? v डैश। देखिएगा ये कहीं प्लेन पे है, ये 3D नहीं है, ये जेड डायरेक्शन नहीं है, ये XY प्लेन पे ही है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि इसका मोमेंटम अगर P1 है, इसका मोमेंटम अगर P2 है, इसका मोमेंटम P3 है, तो इनिशियल मोमेंटम एक्सप्लोजन के पहले इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो यहां एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार क्या होगा? यानी P3 प्लस P2 प्लस P1 इक्वल टू 0, या P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस P1 प्लस P2, या P3 इक्वल टू अंडर रूट, चूंकि दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब मास देख लीजिए 3m और V3, ये क्या हो जाएगा? 12m यानी 12m रूट 2, 12m रूट 2, m से m कट गया, V3 इक्वल टू कितना हो गया? 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है ठीक है द अदर पार्ट, मतलब कितने एंगल पे होगा, कितने एंगल पे, तो एंगल निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए इनका मोमेंटम सेम है, इनका मोमेंटम सेम है, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये कितने पे होगा? 45 डिग्री। कितने पे होगा? 45 डिग्री। अब एक लाइन पे 180 होता, तो 180 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 135 डिग्री। ये भी कितना बचेगा? 135 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट 135 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ये 12 हो गया। 12 के बाद 13 पे चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by a force F for a time t. Its kinetic energy after an interval t h. इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के कई फार्मूले हैं, जिसमें एक फार्मूला आप ये भी जानते होंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए p नहीं दिया है, मोमेंटम आप जानते हैं, मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम होता है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर अपॉन 2m, फोर्स का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर अपॉन 2m, तो कौन सा हो जाएगा? बी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट? डी। ठीक है 15 क्वेश्चन ध्यान दें। 15 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 15 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रेवल यूनिफॉर्मली डिस्टेंस द वेलोसिटी विथ एरर लिमिट, तो v इक्वल टू क्या होता है ये बताइए? s बाई टी होता है। तो सबसे पहले आप v निकाल लीजिए। v निकालेंगे 4 में अगर 13.8 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.45 आएगा। अब हमको डेल्टा v चाहिए, तो डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा यस अपॉन यस प्लस डेल्टा t अपॉन t। डेल्टा v के लिए v यहां चाहिए, डेल्टा यस अपॉन यस, डेल्टा t अपॉन t सब दे दिया है, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। v की वैल्यू कितनी दी गई है? 3.45 दी गई है। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी गई है? डेल्टा एस 0.2 अपॉन 13.8, और ये कितना है? 0.3 अपॉन 4। अब सब सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो डेल्टा v की वैल्यू जो आएगी वो 0.3 आएगी। कितनी आएगी? 0.3। तो 0.3 आएगा, तो ये देखिए ये वेलोसिटी आपका ये हो गया, इसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया? 0.3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी।
15 के बाद 16 पे चलते हैं। टू वुडन ब्लॉक, ठीक है भैया, टू वुडन ब्लॉक ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए कि अगर इस पे स्टेशनरी रहे। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्लास में बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे तो उसके लिए मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन याद कर लो, एक्सेलरेशन होगा G10 बीटा। एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ, अगर स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन होगा A=G10 बीटा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ब्लॉक मूव करे तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? G cot बीटा हो जाएगा। G क्या हो जाएगा? कॉट बीटा। तो ये इसमें क्या कर रहा है? रेस्ट पे है। तो ये फोर्स हो गया, अब एक्सेलरेशन हो गया। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कैपिटल M प्लस M इंटू कितना A, या F इक्वल टू कितना हो जाएगा? M प्लस M, A कितना हो जाएगा? G10 बीटा। ये देखिए G10 बीटा हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा F प्लस M, G10 बीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये डी ऑप्शन हो गया। 17 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 17 कह रहा है कि भैया दो ब्लॉक दिए गए हैं, देखिए एक का मास 2m है, एक का m है। पहले देख लीजिए इस पे वेट कितना लग रहा है भैया। इसमें जो वेट लगेगा वह कितना लगेगा? mg। इसमें वेट कितना लगेगा? 2mg। क्यों? 2mg इसका वेट लगेगा। और यहां जो रस्सी में टेंशन लगेगा, टेंशन कितना लगेगा? 3mg लगेगा। अरे भाई 2m और 2m मिलकर कितना हो जाएगा? 3m। तो कहा जा रहा है कि अगर इसको कट कर दिया जा रहा है, तो कट कर दिया जा रहा है तो कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन? तो बी वाले का क्या होगा बेटा? बी वाले का, ये बी जो है, बी वाले का क्या होगा? MAB। और ये किसके बराबर हो जाएगा? MG के, या AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, G हो जाएगा। चलिए अब इसका जरा देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा भैया। इसका जरा फ्री बॉडी करके देख लो। 2mg नीचे लग रहा है, 3mg नीचे लग रहा है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन फोर्स इसके नेट फोर्स के बराबर होगा ना। मतलब ऊपर वाला फोर्स उसको खींचेगा, ऊपर वाला फोर्स हैवी है तो ये इसको इधर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? m है कि कितना मास है? 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3mg माइनस कितना हो जाएगा? 2mg। अब ये क्या हो जाएगा? AA इक्वल टू क्या हो जाएगा? G बाई कितना हो जाएगा? 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। क्या करा भैया? स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ लूप लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आधा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। A battery of EMF 10 volt and negligible internal resistance is connected in the loop. The magnetic field change, ठीक है, the net EMF is। तो ये बताइए, पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि बढ़ रही है। ठीक है ना भाई, पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए dB by dt कर लेते हैं। आओ dB by dt कर ले। तो dB by dt कितना आ रहा है? 0.01 का -2 है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये अपना हाथ देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा? ये देखो ऐसे। और इंड्यूस्ड करंट की दिशा कैसे होती है? माइनस से लेके प्लस की तरफ। तो यहां भी एक सेल बना लीजिए, सेल ऐसे हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना भाई। अब इसका ईएमएफ देख लीजिए। तो इसका ईएमएफ देखने के लिए E इक्वल टू क्या देखना पड़ेगा? -A dB अपॉन dt करना पड़ेगा। तो याद रखना, इसका साइड 1 मीटर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आधा में ही है, तो पूरे का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। और आधा का एरिया कितना होगा? ध्यान देना, आधा का एरिया हाफ। dB by dt कितना है? -2, यानी कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। अब देखो, इधर 10 वोल्ट की बैटरी है, इधर 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और दोनों का प्लस प्लस टर्मिनल कनेक्ट है। ये देखो प्लस प्लस टर्मिनल कनेक्ट है। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 10 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट हो जाएगा। नेट ईएमएफ जो हो जाएगा 10 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट। 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन का है, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू KT स्क्वायर। F इक्वल टू क्या है? हाँ, KT स्क्वायर एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले देखिए, पहले देख लेते हैं, इससे हम नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। F इक्वल टू म्यू mg। तो म्यू mg का मतलब 0.8 हो गया, ये 4 हो गया, G 10 हो गया, यानी कितना रहा? 32 न्यूटन। हाँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। 32 न्यूटन मान मत देना फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, और जब तक बॉडी में मोशन ना हो तो यह अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है? अभी देखिए, बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, हो सकता है कई लोग 32 न्यूटन मारे हैं, गलत है, चेक कर लिया करो।
अप्लाइड फोर्स कितना है, F इक्वल टू, देखो अप्लाइड फोर्स कितना है, F इक्वल टू के का मतलब 2, टी का मतलब 2 का स्क्वायर 4, यानी 8 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा, 8 न्यूटन। ध्यान दीजिए अप्लाइड फोर्स जो दिया गया वह कितना दिया गया, 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स बॉडी पे 8 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स 32 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, 8 न्यूटन के बराबर होगा। जब तक बॉडी में मोशन ना हो, कान खोलकर सुनो, तब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये 8 न्यूटन हो गया, 8 न्यूटन। चलिए भाई 20 पे चलते हैं। टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab क्या cos थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या cos थीटा, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, यानी 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 0, या cos 90, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 20 के बाद 21 पे चलते हैं भैया, क्या कर रहा है, चार्ज क्यू द प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल चार्जेस। देखिए क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था इक्विलिब्रियम के लिए क्लास में माइनस Q1 Q2 अपॉन क्या, ठीक है, रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस Q/4 रख दो, आ जाएगा। 21 के बाद 22 क्वेश्चन बेटा, 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिगर दिया है सेल इज 2 वोल्ट, सेल कितना दिया है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 80 ओम, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो एक बात देखो बेटा, ये ध्यान दो, 80 ओम और 80 ओम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो ये हो गया 20 ओम हो गया और ये 40 ओम हो गया और ये 2 वोल्ट। क्या आपको पोटेंशियल बांटने का रूल पता है भैया? एकदम पता होना चाहिए। पोटेंशियल बांटने का रूल पता है? नहीं पता है तो आइए देख लीजिए। ये देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल बांटने का रूल क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू, ये देखिए बी डैश इक्वल टू 2 × 40 अपॉन कितना हो जाएगा 60, 2 2 3 6, ठीक है, तो 2/3, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं 2 4/3, 4/3 का मतलब 1.33 वोल्ट हो गया। हमेशा ध्यान दीजिए पोटेंशियल अगर R1 × R2 में बांटना है तो एक का पोटेंशियल क्या होगा VR1 अपॉन R1 प्लस R2 और दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा V2 इक्वल टू VR2 अपॉन R1 प्लस R2। फार्मूला याद रहे, जितना फार्मूला याद रहेगा उतना आप अच्छा करेंगे। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। एक फिगर दिया है, कनेक्टेड क्रॉस पावर लैंप, इफ द लैंप L3 फ्यूज्ड हाउ विल द लाइट इमिटेड बाय L1 एंड L2 चेंज। हाँ L1 L2 का कैसे लाइट चेंज होगा, तो ये बताओ, पहले लाइट ऐसे जा रही है, यहां से देखिए लाइट 2 पार्ट में बट रही है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि जब ये फ्यूज हो जाएगा तो अब ये अकेले, अब ये देखिए इसका भी हिस्सा अकेले अपने ही में खा जाएगा, देखिए अब यहां बढ़ रहा था, लेकिन जब ये फ्यूज हो गया तो अब ये करंट भी इसके अंदर जाएगा, तो पक्का है कि इसका लाइट जो है वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले की अपेक्षा हाँ बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका होगा ब्रिलियंस ऑफ L1 डिक्रीजेस एंड L2 इंक्रीजेस। ये देखिए हाँ ये ठीक है, इसका लाइट, इसकी चमक जो है बढ़ जाएगी, इसकी चमक बढ़ जाएगी। तो इसके बाद 24 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, हाँ 24 क्वेश्चन क्लास में करेक्शन हुआ होगा। ये जो बैटरी है, ये इस बैटरी का सिंबल ऐसे है, हाँ ध्यान दीजिएगा, करेक्शन हुआ होगा। ये जो बैटरी है इसका सिंबल ऐसे है, 6 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले आप इसमें नेट ईएमएफ निकाल लीजिए। नेट ईएमएफ निकालेंगे, नेट ईएमएफ का मतलब 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1, टोटल रेजिस्टेंस भी 6 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 1 एम्पियर हो गया। अब आप क्या है, ठीक है, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। हाँ किसी सेल के क्रॉस 6 वोल्ट के क्रॉस पूछा, देखते हैं CD में कौन सही है, ठीक है। तो इसके क्रॉस अब देखिए, इसमें ये बड़ी बैटरी है तो ये करंट को निकालेगी, तो इसका मतलब बड़ी बैटरी डिस्चार्ज होगी, छोटी बैटरी चार्ज होगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा E + IR, यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा E + IR। E का मतलब कितना हो गया 6, I का मतलब कितना हो गया 1, R का मतलब कितना हो गया 1, या V इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। V इक्वल टू कितना हो जाएगा
7 वोल्ट। इसका मतलब सी वाला सही है, बाकी चेक कर लेंगे, बाकी सब गलत होगा। ठीक है, अब एक मिल गया तो अच्छी बात है। 24 के बाद 25 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा कि एक इक्विलेटरल लूप है मेड अप ऑफ द यूनिफॉर्म वायर एज शोन इन द फिगर, करंट आई एंटर्स। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा, अगर करंट एंटर कर रहा है, किसी भी शेप का लूप होता है, तो याद रखिएगा अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0। मतलब जितना इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतना ही इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, किसी भी शेप का हो। यही क्वेश्चन अगर स्क्वायर शेप का होता और ऐसे करंट वायर होता तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या आती? 0 आती। यही क्वेश्चन अगर सर्कुलर शेप का होता और याद रखना इसमें करंट एंटर करता तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती? 0 होती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, 25 के बाद चलते हैं 26 पे। 26 करा है हाँ, मैग्नीफाइंग पावर। तो भाई टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? आपको पता होगा टेलीस्कोप का एफओ बाई एफ ई, फो बाई फी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9। और ये देखो ये एफओ बाई एफ ई, ये क्या हो जाएगा? एफओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 एफ ई हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। और आप जानते हैं टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है फोफी, मैंने बताया था फो प्लस एफ ई इक्वल टू एल। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू है कितना? 20। अब बताइए 10 एफ ई इक्वल टू क्या हो गया? 20। एफ ई इक्वल टू क्या हो गया? 2। एफ ई की वैल्यू कहीं रख दो, एफ ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये हो गया सी। कौन सा हो गया? सी। 26। चलिए 27 चलते हैं। 27 क्या कर रहा है? वेलोसिटी टाइम ऑफ ग्राफ ऑफ कार इज द सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कार मस्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये बता रहा है वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नेवर 0। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, द मीन स्पीड ऑफ द कार। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस बीटी ग्राफ में डिस्टेंस कितना होगा? इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, या हाफ पाई पाई है, आर कितना हो गया इसका? आर क्या होगा भैया? ठीक है, तो आर इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, पाई निकाल दिए, और आर कितना ले लिए? इधर से हम आर ले लेते हैं, ये आर लेते हैं, एक लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये आर ले लिया हमने। 2 का मतलब कितना हो गया? 1। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। ये पाई बाई 2 हो गया। वैसे ये लेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। हाँ ठीक है ना? ये देखिए ये भी 1 है, कोई भी 1 ले सकते हैं। ये 1 सेकंड ही होगा, यहां तक तो 2 सेकंड है, ये भी 1, तो कोई 1 ले लीजिए। डिस्टेंस। अब मीन स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। सी वाला 27 का सी हो जाएगा। 27 के बाद 28 क्या करा है? A particle is moving eastward with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। ये देखिए ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है ठीक है 10 सेकेंड में नॉर्थ जा रहा है। ये किधर जा रहा है? नॉर्थ। करा चेंज ऑफ वेलोसिटी बताओ, एवरेज एक्सीलरेशन बताओ 10 सेकेंड में। तो हम एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है ये बताइए। एवरेज एक्सीलरेशन आपको पता होगा, ये होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? तो सबसे पहले जो इनिशियल वेक्टर है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करें। ये देखें ये कितना हो गया? v2 इक्वल टू क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो इनिशियल वेक्टर है ये कितना हो जाएगा? -v1। ठीक है, -v1 ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए ये डेल्टा v कितना हो गया? तो डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा? √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये डेल्टा v हो जाएगा, या ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। देखिए डेल्टा v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10√2। अब यहां पे आप क्या है एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 10√2 अपॉन 10 यानी √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी की दिशा सेम होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी की दिशा। और ये कौन सी होगी? ये देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी ए वाला ऑप्शन 28 का ए। 29 चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है।
The point from where a ball is the projected is taken as the origin of the coordinate axis. The x and y component of displacement, ठीक है, इतना। What is the velocity of projection? प्रोजेक्शन के समय t 0 होगा, तो पहले bx निकालते हैं। bx कितना होगा? bx हो जाएगा 6। by निकालते हैं। by कितना हो जाएगा? 8 माइनस कितना हो जाएगा? 10t। अब प्रोजेक्शन के समय t 0 होगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6i कैप, और ये कितना हो जाएगा? t क्या हो जाएगा? 0, यानी 8j कैप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। देखिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। 29 के बाद 30 पे चलते हैं, क्या कर रहा है? A particle projected from the ground with an initial speed of v at an angle theta with the horizontal. The magnitude of average velocity of particle between its point of projection and highest point of trajectory. तो ये देखो, सबसे पहली चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये देखो, ये थीटा है, u cos थीटा i कैप, और ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा j कैप, और यहां वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा i कैप। तो इनके और इनके बीच में एवरेज, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज का मतलब u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप अपॉन कितना हो जाएगा? 2। इन एवरेज हुआ। अब देखिए u cos थीटा मिलके कितना हो गया? 2u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप अपॉन कितना हो जाएगा? 2। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट में, ये देखिए 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 2। चलिए भैया, 4u स्क्वायर में कॉमन भी हो जाएगा, कुछ कॉमन होगा कि नहीं? हाँ, b कॉमन हो जाएगा। तो अब यहां से क्या जाएगा? कुछ कॉमन सामान ले लीजिए, क्या करना है? ये देखिए v कॉमन ले लीजिए, और ये एक cos स्क्वायर थीटा प्लस एक sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। है कोई ऑप्शन? एकदम सी वाला है। ठीक है भैया, तो एवरेज का मतलब क्या? दोनों की वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब फिर उनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए भाई, आई और जे दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड ले लें, आ जाएगा आपका 30। 30 के बाद 31 पे चलते हैं। हाँ, 31 देखिए क्या कर रहा है? 31 कर रहा है, an incompressible liquid flow through a horizontal tube. Flow through a horizontal tube as shown in the adjoining figure. Then the velocity v of the fluid is velocity v. तो सबसे पहली चीज देखिए, इसमें करेक्शन हुआ होगा आपके क्लास में। इसका एरिया a है और इसका एरिया a है। तो आप जानते हैं जितना अमाउंट लिक्विड का यहाँ आएगा उतना ही 2 पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब, ये देखिए a v1 इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2। ठीक है भैया, a1 v2 a3 v3। तो देखिए यहाँ एरिया a है, यहाँ स्पीड 3 है, यहाँ भी एरिया a है और स्पीड जो है वो कितनी है? 1.5 है। यहाँ एरिया कितना है? 1.5 है, और स्पीड जो है वो कितनी है? v है, v3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो v3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। 32 क्वेश्चन क्या है? टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई r and r have similar charge with equal surface density. What is the electric potential at their common center? इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएंगे कॉमन सेंटर पे? तो बेटा यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक का रेडियाई r है, एक का रेडियाई इस पे आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, इस वाले पे ये। तो अगर इस पे कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? v इक्वल टू सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा? सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? r प्लस r। तो कौन सा होगा इसमें? हाँ, ये वाला हो जाएगा। 32 के बाद 33 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q is surrounded by uncharged concentric conducting spherical cell. The potential difference between the surface of solid sphere and shell is v. ठीक है, then the cell now given. तो देखो बेटा, जब भी हम आउटर स्फीयर को कितना भी चार्ज देते हैं, जैसे इसको चाहे -3q दे दें, चाहे -5q दे दें, चाहे -7q दे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट रहता है। अब तुम कहोगे सर कैसे? आ जाओ, पहले मान लो इन सबका चार्ज कुछ नहीं है। ठीक है, और भैया कोई चार्ज नहीं है इन समों का? हाँ, इन समों का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो पहले इस पे जरा पोटेंशियल निकाल लेते हैं a। ठीक है,
ए पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर वन। अब बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर टू, इसका रेडियस आर टू मान लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां निकाल लेंगे। अब मानते हैं इसको -3 चार्ज आ गया। अब जरा ए पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखिए भैया, अगर इस पे -3 चार्ज आ गया तो जरा ए पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो आइए ए पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए। ए पे के क्यू बाई आर वन -3 के क्यू बाई आर टू, जो इसके सरफेस पे होगा वो भी पोटेंशियल यहां होगा। चलो बी पे जरा देखते हैं। बी पे इसके कारण भी होगा और इसका अपना भी होगा। तो इसके कारण कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर टू -3 के क्यू बाई आर टू। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं माइनस। तो ये देखिए साइन कट गया। अब फिर ये देखो वी ए माइनस वी बी, फिर वही बचा जो यहां बचा है वही यहां बचा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा वी। और एक चीज कान खोलकर सुन लो, क्या सुन लो, आउटर स्फीयर पे कितना भी चार्ज दिया जाए, कंसेंट्रिक स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सदैव कांस्टेंट रहता है। सदैव क्या रहता है कांस्टेंट। 34 ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये देखिए ऐसे टॉप ऑफ टावर से फेंका गया, ये फेंका गया ऐसे। तो कह रहा है कि भैया आपको वेलोसिटी बतानी है 0। तो यहां ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट जीटी हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी वी इक्वल टू √u² अब प्लस जीटी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए u कितना हो जाएगा भैया, u 4 4 16 हो गया और g क्या हो गया 7 का स्क्वायर, यानी 16 + 49, ये कितना हो गया 65। 65 का मतलब 8 × 64 यानी 8 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। 35 क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये देखिए ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये तो कह रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम बताइए। क्या बताइए, द इम्पल्स इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है डेल्टा पी इक्वल टू 2mv cos 60। याद रखिएगा, अगर एंगल नॉर्मल से दिया है तो cos 60 लेते हैं, वॉल से दिया है तो sin 60 लेते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mv cos 60 कितना है 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा mv। कितना हो जाएगा mv। ये 35 के बाद 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड। तो देख लो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ऊपर वाले का एरिया देख लीजिए, इसमें एरिया देख लीजिए, जिसमें आपका जिसका एरिया ज्यादा आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया स्पीड कहलाता है, तो जिसमें एरिया ज्यादा आएगा वहां ज्यादा होगा। तो यहां एरिया देखते हैं पहले, यहां एरिया क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 8 + 4। ये देखिए 8 + 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, 12 में 2 से 6 × 5 = 30 हो जाएगा। और यहां देखते हैं ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो यहां एरिया ये कितना हो जाएगा 20। तो बताओ ज्यादा कौन है 30, कौन ज्यादा है 30। एरिया निकालने आएगा ही आप लोगों को 37। कह रहा है फोर्स एफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्क डन। तो बेटा वर्क डन आप सभी लोगों को पता होगा, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है F.R। F कितना है 3i कैप - 2j कैप + 4k कैप। R निकाल दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 जाए i कैप, 0 में से -j कैप, 3 में से 2k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, i 3i -+ 2 4 2 8 8 2 10 3 13 जूल। कितना हो गया 13 जूल हो गया। ठीक है, 38 क्या कर रहा है, इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V। तो ये बताओ यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है, ये दोनों आपस में बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब I इक्वल टू क्या बचेगा, I इक्वल टू ये देखिए RMS वैल्यू दी गई है, RMS वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब RMS वैल्यू दी गई तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा 220 वोल्ट। और करंट कितना हो जाएगा 220/100। 220/100 का मतलब 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। 38 के बाद 39 चलते हैं, क्या कर रहा है, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग A and B made of steel are made of vibration under the same tension if the first overtone of A is equal to the second overtone। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कितना हो गया 2n1, सेकेंड ओवरटोन का मतलब 3n2। ठीक है, of B and the radius of A is the twice that of B, the ratio of their length of the। तो अब देखो क्या होता है 2 1/2l रूट में T अपॉन मास पर πr² रो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए 1/2l2
और इसको भी पढ़ा होगा आपने T/πr², हाँ रो पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए, ठीक है, रेडियस में केवल रिलेशन है, करा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो देखिए सब निकल जाएगा। यहाँ क्या क्या आ रहा है, हाँ 2/L1R1, 3/L2R2 बाहर कर दिया हमने। अब देखिए हमको किसका किसका रेशियो बताना है, L1/L2 का रेशियो बताना भैया, L1/L2। तो L1/L2 कितना हो जाएगा, देखिए L1/L2, L1 इधर आ गया और L2 2R2/3R1। अब देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ई, मतलब R1 जो है 2R2 है, तो ये R1 2R2 से कट जाएगा, यानी 1/3। कितना आसान आसान छोटा छोटा क्वेश्चन है, फार्मूला बस याद होना चाहिए। सिलिंड्रिकल ट्यूब है, पार्शियली फिल्ड वाटर इन द रेजोनेंस विद द ट्यूरिंग फॉर्म when the height of air column is 0.1 meter, when the level of water is lowered, resonance अगर observed the end correction। तो आपको पता होगा रेजोनेंस ट्यूब में जो एंड करेक्शन होता है A इक्वल टू कितना होता है, L2 - 3L1/2। सब कुछ दिया है, L1 भी दिया है, L2 भी दिया है, रख दीजिए आ जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 बॉडीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और सेम मास एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड होती कितनी है, a ओमेगा, तो इसका मतलब a1 ओमेगा 1, a2 ओमेगा 2, a3 ओमेगा 3 बराबर होगा। फिर करा है गैस इज कंप्रेस्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब। ठीक है, करा है कितना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ऐड किया जा रहा तो ये 100 जूल होगा, और माइनस पी डेल्टा बी, डेल्टा बी का मतलब क्या, 10 से 4 हो रहा है, तो 4 - 10 यानी इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा, तो पी कितना है जी 50, 50 और 6 300, 100 प्लस 300, ठीक है, इंक्रीज बाई कितना हो जाएगा 400 जूल, समझे ना, पी की वैल्यू रखे हैं। आइए B2 माइनस B1 करेंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 42 के बाद 43 देखते हैं। 43 क्या करा, 70 कैलोरीज heat is required to raise the temperature of 2 mole and ideal gas at constant pressure। इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो गया, म्यू Cp डेल्टा T। ठीक है, तो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देख लो, डेल्टा Q कितना है 70, म्यू कितना है 2, डेल्टा T क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 आएगा। एक काम करो, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे, ये इस 2 को क्या कहा जाएगा R, यानी 7/2R। ये बताओ 7/2R है तो इसका मतलब क्या होगा, वह 7/2R का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस मतलब उसका देख लीजिए, Cp इक्वल टू F/2R, तो डायटोमिक का आएगा 5 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ 5 आएगा, F/2 5, हाँ 2, तो 1 प्लस, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कितना, 1 प्लस 5/2R। तो ये देखो 1 प्लस F/2 होता है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब डायटोमिक होगा, यानी ये। ठीक है, फिर 43 के बाद 44 डायमेंशन का रहा है, समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो k इक्वल टू x/v, x यल है, v lt -1 है, यानी क्या आ जाएगा t, कौन सा आ जाएगा t। 44 के बाद 45 क्वेश्चन, 45 का, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 पैरेलल में, और ये 4 और ये 4 सीरीज में, मतलब ऐसे है 4 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा 2, फिर ये 4 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा, ये देखिए 2, अब ये 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, कितना 4 माइक्रोफैरेड। फिर करा 46, λ1 लैम्डा डिनोट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो L1 L2 का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता होगा MVR जो होता है बोर अकॉर्डिंग के अनुसार NH/2 होता है, या 2πr इक्वल टू NH/mv होता है, H/mv को n लैम्डा कह सकते हो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर इक्वल टू n लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया n हो गया, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा n हो जाएगा, ध्यान देना लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब
पहले और दूसरे का रेशियो लेना है तो इसका मतलब λ1 λ2 इक्वल टू 1/2। चाहे तो आप एनर्जी से भी ले सकते हैं, पहले और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी क्या है तो 1/2 हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, current of 1/4 pi ampere is the flowing in the long state conductor. The line integral of the magnetic field around a closed path enclosing the current carrying conductor is क्या हो जाएगा 10⁻⁷ वेबर पर ये दिया है। मतलब अब क्या होता है एम्पियर से रूट लॉ, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I B डॉट dl कितना हो जाएगा 2πr। 2πr की जरूरत है? अच्छा लाइन इंटीग्रल पूरा पूछ रहा है बेटा, सॉरी पूरा पूछ रहा है। म्यू नॉट करंट कितना है 1/4 पाई, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 1/4 पाई, 4 पाई कट गया, क्या गया 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर हुआ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देख लीजिए क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है E0/B0 होता है, और ये C क्या होता है रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E0/B0। तो अब क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन सा है बी वाला। 49 देखिए क्या कर रहा है, थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर, थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर, ठीक है, आर करा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो बेटा इस कंडीशन में देखिए मैंने आपको बताया है क्लास में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पाथ से पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। और इसके लिए आपको अगर हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल निकालना तो ये देखिए, ये वेलोसिटी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। तो ऐसे हाथ जरा लगाइए, ठीक है, ऐसे। तो यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा हाई पोटेंशियल। तो E इक्वल टू क्या होगा VB, और ये देखिए 2R हो जाएगा, और ये लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे, तो Q जो है हायर पोटेंशियल पे यानी D वाला है, कौन सा है, ठीक है। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इक्वेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव दिया है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड रिजल्टेंट वेव सुपरपोज, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा φ1 - φ2। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, आप जानते हैं A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, फाई ही φ1 - φ2 है, ये कितना है A स्क्वायर, और इंडिविजुअल वेव भी कितना है A स्क्वायर, क्वेश्चन कह रहा है 2A स्क्वायर cos फाई, या क्या हो जाएगा A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, cos फाई इक्वल टू -1/2, -1/2 का मतलब cos 120, या फाई इक्वल टू 2π/3। तो बेटा कितना हो गया 2π/3। तो इस तरह से बेटा 50 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या है आज देख लिया। फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए याद रखिएगा सबसे बड़ा वरदान है। जो भी रिपीटर स्टूडेंट हैं, जो भी 12th पास स्टूडेंट हैं, 11th 12th के लिए तो नहीं, हाँ, लेकिन जो 12th पास स्टूडेंट हैं समझ लीजिए वह उनके सिलेक्शन को आसान कर देगा। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करके फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बेटा देखिएगा बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मार्क्स आपके 700 प्लस रहेंगे हमेशा, जब भी कितना भी पेपर कठिन आए चाहे आसान आए, ठीक है। तो चलिए बेटा इसी के साथ आज बस इतना ही। और बच्चों हाँ एक बात, हाँ जितने भी लोग हैं 8 जब तक कोई एकदम परफेक्ट सूचना नहीं आ जाती है कि भैया रीनीट होगा कि नहीं होगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। हाँ जितने सिलेक्टेड लोग हैं, खास करके मैं कह रहा हूं, बात मेरी मान लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ मामी मौसी नानी सबका घर छोड़ दीजिए, जो घूमने उमने गए हैं आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ बस एक बार कंफर्म हो जाए तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो घूमते रह जाए, क्योंकि मैंने जब जब देखा ऐसा हुआ है तुरंत हमेशा रिजल्ट परिवर्तित हुआ है बेटा, हमेशा रिजल्ट। देश के हित की बात हो, चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, यहां तक कि पढ़ाई में जब जब मैंने देखा है हमेशा क्या है परिवर्तन हो गया है। तो जो सेलेक्ट हो गए हैं वो पढ़ते रहें, और बाकी तो अपना भाई जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी क्या है आपका जो भी अच्छा नंबर 500-600 पाए हैं वो भी अपना फुल सिलेबस टेस्ट को देते रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।